भूतिया पेड़। एक सच्ची रात शिवपुर गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के समय वहां किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव के बीच में रहता था हरी, अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे सोनू के साथ। हरी मजदूरी करता था और रोज उसी रास्ते से होकर शहर जाता था जहां वो पेड़ था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा कहता था, डरने से अच्छा है काम करना। एक रात देर हो गई। हरी घर लौट रहा था और आसमान पर बादल छा गए थे। हवा चल रही थी और वो उसी पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा पेड़ के नीचे कोई बैठा था। सफेद कपड़े में एक औरत, लंबे बाल जमीन पर फैल रहे थे। हरी रुका और बोला, कौन है वहां? वो औरत धीरे से उठी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और फिर उसने कहा, मुझे घर छोड़ दो। हरी डर गया, लेकिन उसे लगा शायद कोई ज़रूरतमंद औरत है। वो बोला, चलो गांव तक छोड़ देता हूँ। दोनों साथ चलने लगे, हरी आगे आगे और वो पीछे पीछे। रास्ते में हर बार जब हरी पीछे मुड़ता, वो औरत थोड़ी दूर खड़ी होती। धीरे धीरे आवाज़ आने लगी, तेज मत चलो, मुझे साथ ले चलो। हरी अब कांपने लगा। उसने कदम तेज किए, लेकिन जब वो घर पहुंचा और दरवाज़ा खोला, वो औरत पहले से ही अंदर खड़ी थी। गीता और सोनू डर गए। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा काला था, आंखें लाल जल रही थी। वो बोली, 20 साल पहले तुम्हारे बाप ने मुझे इसी पेड़ पर बांधकर मार डाला था। अब मैं तुम्हारे परिवार को वहीं ले जाऊंगी। हरी चीख उठा। उसके बाद किसी ने भी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं की। आज भी जो उस पेड़ के पास से रात को गुजरता है, उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। हरी के परिवार के गायब होने के बाद पूरा गांव डर में जीने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हुआ क्या था। सुबह लोग पेड़ के पास गए और वहां सिर्फ राख मिली, जैसे किसी ने आग लगाई हो, पर धुआं अब भी उठ रहा था। गांव के सरपंच बोले, अब ये पेड़ रहेगा, डर भी रहेगा, इसे आज ही काट दो। 4 मजदूर बुलाए गए। सबके हाथ कांप रहे थे, पर किसी ने आवाज नहीं की। पहली कुल्हाड़ी जैसे ही चली, पेड़ के तने से खून टपकने लगा। पहला प्रहार हुआ और पूरा गांव सन्न रह गया। पेड़ से लाल तरल निकला, जैसे किसी इंसान का खून। एक मजदूर डरकर पीछे हटा। सरपंच जी, ये पेड़ जिंदा है। लेकिन सरपंच चिल्लाए, काटो, नहीं तो ये पूरा गांव भा जाएगा। अचानक तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगा, पत्ते गिरने लगे और पेड़ के ऊपर से वही औरत प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल आंखें और चीखती हुई आवाज। वो बोली, जिसे काटना था उसने मुझे बांधा था, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। औरत की चीख से पूरा गांव कांप उठा। घर की दीवारें हिलने लगीं। सारे दिए अपने आप बुझ गए। मजदूर भागे, सरपंच जमीन पर गिर गया। कहते हैं उस दिन के बाद गांव के आधे लोग लापता हो गए। अगली सुबह जब बाकी लोग लौटे तो पाया कि पेड़ अब भी खड़ा है, जला हुआ लेकिन जिंदा। जड़ों के नीचे कुछ ऐसा था जैसे किसी ने वहां किसी इंसान को गाड़ रखा हो। कहते हैं वो औरत अब पेड़ में नहीं, पूरे गांव में घूमती है। रात को हवा चले तो लगता है वो अब भी फुसफुसा रही है, मुझे घर छोड़ दो। कई महीने बीत चुके थे। शिवपुर गांव में अब कोई रहना नहीं चाहता था। पर एक दिन नया परिवार आया, शंभू, ललिता और उनकी बेटी मीरा। उन्हें गांव के बाहर एक खाली घर मिला, वही घर जिसके पास वो भूतिया पेड़ खड़ा था। रात को हवा चल रही थी। मीरा ने कहा, माँ, बाहर कोई गा रहा है। ललिता बोली, कोई नहीं बेटा, सो जाओ। पर जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, धीरे धीरे झूमते हुए गा रही थी, मुझे घर छोड़ दो। सुबह जब ललिता उठी तो देखा मीरा घर के बाहर खेल रही थी, उसी पेड़ के नीचे। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी जिसे किसी ने कीचड़ से ढक रखा था। शंभू बोला, ये कहाँ से लाई? मीरा मुस्कराई, वो बाई दी थी जो पेड़ पर रहती हैं। रात को फिर वही हुआ। हवा जोर से चलने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई और मीरा ने देखा वो औरत अब पेड़ से उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी। उसकी आंखें लाल और आवाज में गूंज, मीरा, चल मेरे साथ। अगले दिन शंभू गांव के पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने कहा, उस औरत को तुम्हारे पूर्वजों ने बांधा था। जब तक उसकी हड्डियां उस पेड़ से मुक्त नहीं होंगी, श्राप खत्म नहीं होगा। शंभू कांप गया, क्योंकि पेड़ की जड़ों के नीचे कुछ हड्डियां अब भी दबी हुई थी। शंभू ने तय किया, आज सब खत्म करेगा। वो पेड़ के नीचे गया और मिट्टी खोदने लगा। अचानक जमीन से वही औरत उभरी। वो चिल्लाई, तुमने मुझे बांधा था, अब तुम भी बंधोगे। मीरा की चीख सुनाई दी, पर वो कहीं न दिखी। ललिता भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया।
सुबह गांव वाले पहुंचे तो पाया कि वो घर फिर खाली था। पेड़ के नीचे मिट्टी ताज़ा खोदी हुई थी और वहां रखी थी मीरा की गुड़िया। कहते हैं अब वो औरत अकेली नहीं है, उसके साथ एक बच्ची की हंसी भी सुनाई देती है। मीरा और उसके परिवार के गायब होने के बाद गांव वालों ने कसम खाई, अब उस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। पुजारी बोला, अब इंसान की नहीं, तांत्रिक की जरूरत है। उस रात बिजली और आंधी के बीच वो आया, तांत्रिक भैरवनाथ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हर कदम पर हवा ठहर जाती थी। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उस पेड़ में एक स्त्री की आत्मा बंधी है। भैरवनाथ मुस्कुराए, अब वो नहीं बोलेगी, मैं उसे सुला दूंगा हमेशा के लिए। आधी रात को पूजा शुरू हुई। भैरवनाथ ने पेड़ के चारों ओर यंत्र बनाया। मंत्र गूंजने लगे, कालाय नमः, आत्मा शांति पावतु। हवा भारी होने लगी, दियों की लौ हिलने लगी और तभी पेड़ कांप उठा। अचानक बिजली चमकी और पेड़ से वही औरत निकली, चीखते हुए, तुम फिर आ गए मुझे बांधने, अब तू जाएगी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। दोनों के बीच हवा में टकराव हुआ, मंत्र बनाम चीखें। रात जैसे जलने लगी थी। भैरवनाथ ने आखिरी मंत्र पढ़ा, हलीम फट, पर औरत हंसी। ये मंत्र मेरे खून से बने हैं। और उसने हवा में हाथ उठाया। तांत्रिक की माला जल उठी, उसका शरीर राख में बदलने लगा। गांव वाले भाग गए, पेड़ के चारों ओर लाल लपटें उठी। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। न तांत्रिक बचा, न पुजारी, बस पेड़ अब और भी बड़ा हो गया था। कहते हैं अब वो औरत अकेली नहीं है, हर मरे हुए की आत्मा उसी पेड़ में समा जाती है। अब पेड़ सिर्फ एक जगह नहीं, पूरा गांव बन गया है श्रापित। कभी कभी रात में अगर कोई उस गांव से गुजरे तो उसे हवा में बच्चों की हंसी सुनाई देती है और पेड़ की डाल पर झूलती एक छोटी सी परछाई जो मुस्कुराती है और कहती है, हम अब यहाँ रहते हैं। कहानी शहर तक पहुंच चुकी थी। एक पेड़ जो लोगों को निगल जाता है। कोई यकीन नहीं कर रहा था, सिवाय एक इंसान के, पत्रकार आदित्य वर्मा के। वो सच जानना चाहता था, कैमरे के जरिए उस श्राप को पकड़ना चाहता था। शिवपुर अब आधा खंडहर बन चुका था। आदित्य कैमरा चालू करता है। डे 1, कोई नहीं दिखा, लेकिन हवा भारी है। उसने देखा हर घर के दरवाजे पर हाथों के निशान हैं और बीच में वही पेड़ जो अब पहले से कहीं बड़ा था। आदित्य ने कैमरा सेट किया, मैं आज रात यहीं रहूंगा, और उसने लालटेन जलाई और बैठ गया। रात के 10 बजे कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। आवाज आई, क्यों आए हो? कैमरे में कुछ हलचल हुई। धुंध के बीच एक चेहरा उभरा, लाल आंखें, खुले बाल, वो औरत जो अब तक सिर्फ कहानियों में थी। आवाज आई, तुम भी देखने आए हो? अब रहो यहाँ। आदित्य भागा पर कुछ ने उसे खींच लिया। कैमरा गिरा पर चलता रहा। वीडियो में बस आवाज आई, चिल्लाहटें और फिर सन्नाटा। अगली सुबह सिर्फ कैमरा मिला, उसके अंदर 3 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में दिखा, पेड़ के नीचे मीरा झूल रही थी और पीछे वही औरत मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, अब वो भी हमारा है। अगले दिन टीवी पर खबर चली, पत्रकार आदित्य वर्मा लापता। कहा गया उसने गांव का रहस्य सुलझाया या उस रहस्य का हिस्सा बन गया, कोई नहीं जानता। पर कभी कभी रात में उसके कैमरे की लाल लाइट अब भी पेड़ के पास छिलमिलाती दिखती है। गांव वालों ने कहा, पेड़ को अब कोई मत छेड़। लेकिन उस दिन राख में कुछ हिला। कैमरे की लाल लाइट अपने आप जल उठी और उसमें से आवाज आई, मैं सच देखने नहीं, दिखाने लौटा हूं। वो आदित्य था, पर अब वो इंसान नहीं रहा। उसकी आत्मा उसी कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब वो दिखाएगा जो किसी ने देखना नहीं चाहा। रात को गांव के हर घर में वही कैमरा की क्लिक की आवाज गूंजने लगी। क्लिक क्लिक, किसी ने कहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। और सुबह जब लोग उठे, हर दीवार पर किसी का चेहरा उभरा था, आदित्य का। गांव के बुजुर्ग बोले, वो औरत कभी हमारे गांव की थी और वो आदमी जो उसके साथ था वो उसका भाई था। लोगों ने उन दोनों को जिंदा जला दिया था। आदित्य उसी वंश का था। वो लौट आया था अपने परिवार की आत्मा को मुक्त करने। आदित्य ने कैमरा उठाया, उसमें से लौ निकल पड़ी। पेड़ ने चीख मारी जैसे कोई सैकड़ों सालों का दर्द निकाल रहा हो। धीरे धीरे पेड़ जलने लगा, राख बन गया और उसके साथ सब आत्माएं मुक्त हो गईं। अगले दिन गांव में पहली बार सूरज निकला। पेड़ की जगह सिर्फ राख थी और उसके बीच में आदित्य का टूटा कैमरा। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमक रही थी। सच दिख गया। कई महीनों बाद वही कैमरा शहर के एक स्टूडियो में मिला। कहा ने नहीं देखा। कैमरे के पीछे अब भी लाल लाइट जल रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ नया अध्याय शुरू हुआ था।
शहर में एक नया चैनल खुला था, रियल ट्रुथ मीडिया, जहां हर रिपोर्टर किसी रहस्य की खोज में था। तकनीकी टीम को एक पुराना कैमरा मिला किसी लापता पत्रकार का। कहा गया इसे साफ कर दो, काम करेगा, पर किसी ने उस राख को नहीं हटाया। रिया मल्होत्रा, नई रिपोर्टर, जिज्ञासु, निडर और कैमरे से प्यार करने वाली। अगर ये कैमरा किसी को मार सकता है तो सच्चाई दिखाने में भी सक्षम होगा। उसने कैमरा ऑन किया, लाल लाइट फिर जल उठी। रिया ने कैमरा ऑन किया, टेस्ट शूटिंग, लो लाइट मोड। पर लेंस के पीछे कुछ हलचल थी, जैसे कोई और भी रिकॉर्ड हो रहा हो। वो बोली, हेलो, वहां कौन है? लेंस में जवाब आया, मैं, आदित्य। रिया हंसी, अच्छा इफेक्ट है। लेकिन जब उसने कैमरा नीचे किया, स्क्रीन फिर भी जलती रही। आदित्य का चेहरा बोला, तुम अब मेरी कहानी बताओगी, और कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली रात पूरे स्टूडियो की स्क्रीनिंग एक साथ चालू हो गई। हर वीडियो फीड में वही चेहरा, वही आवाज, झूठ दिखाना बंद करो, सच दिखाओ। रिया चिल्लाई, कौन है ये? और कैमरा फिर खुद चालू हो गया। आदित्य की आत्मा अब सिर्फ कैमरे में नहीं थी, वो हर स्क्रीन, हर ब्रॉडकास्ट में फैल चुकी थी। लोगों ने देखा, एक पेड़ जल रहा है, एक औरत गायब हो रही है और आवाज गूंज रही है। अब सच छिपेगा नहीं रिया, अब भाग नहीं सकी। उसने आखिरी बार कैमरे की ओर देखा। अगर ये सच है तो इसे रिकॉर्ड करो। कैमरा ऑन हुआ, रिया गायब, स्क्रीन पर सिर्फ उसकी आवाज बची। सच कभी मरता नहीं। कुछ महीनों बाद वही कैमरा फिर किसी और को मिला। वो बोला, पुराना मॉडल है, पर तस्वीरें बड़ी साफ आती हैं। पीछे से आवाज आई, साफ या सच्ची?